नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और चलिए खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत भी की। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और इस मेले से मेरा बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है। जब से भी ये मेला प्रारंभ हुआ तब से लगातार इस मेले में मैं प्रतिभाग करता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर रहा हूं, किसी मेले में भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने के लिए आया हूं। इस उत्तरायणी मेले में जहां एक और सांस्कृतिक नृत्य एवं गायन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कलाकार बंधु उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान होता है। हमारी जो उत्तराखंड की लोक कलाएं हैं, हमारे पारंपरिक जो गीत हैं, उनको लगातार हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम होता है। पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर हमारे राज्यवासियों से अपने संदेश में, अपनी शुभकामना में उन्होंने कहा, आग्रह किया हमने हमारे प्रदेश के लोगों से कि अपनी बोली और अपनी भाषा उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों तक आगे पहुंचाना है। भाइयों बहनों, आज ये मेला, ये कौतिक लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस प्रकार मलय आर्या ने, हमारी पुत्री पांडे ने जिस प्रकार से यहां पर मंच पर अपना प्रदर्शन किया अपनी प्रतिभा का, निश्चित रूप से ये होनहार बच्चे आप सबकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अभी जो यहां पर एक चित्र दिखाया जा रहा था कि मेला प्रारंभ होने से पहले निकलने वाली जो झांकियां हैं, जो कल आप सब लोगों ने निकाली थी, ये भव्य झांकियों से सजी रंग यात्रा, इसमें देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी झलक यहां पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए भी मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने अथक परिश्रम से, और सच में एक बड़ा आयोजन है और शुरुआती दिनों में बहुत कठिन परिस्थितियों में इस मेले को आयोजन करने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। बहुत अपने प्रयासों से, कई वर्षों से वो मेले को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए मैं विशेषकर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के सभी सदस्यों का हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी, इसके उद्घोष के साथ आज अनेक अभूतपूर्व कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बन रही है। आज वैश्विक मंचों पर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या रुख लेने वाला है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को
लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें एक साथ 5 लाख लोगों से भी अधिक लोग उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक और अयोध्या में, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा, कई पीढ़ियां लग गई, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हो। देश में ये सारे काम करवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज केदारखंड में बाबा केदार का धाम हो या बद्रीनाथ धाम में पुनः निर्माण और मास्टर प्लान पर काम होना हो, या मानस खंड में स्थित कुमाऊं के हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत से अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार में, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह मिलाकर गंगा कॉरिडोर और मां पूर्णागिरी के धाम, मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में मां शारदा के तट पर आने वाले, मां पूर्णागिरी धाम जाने वाले अनेक भक्तों को एक अच्छा शानदार रिवर फ्रंट, यहाँ पर स्नान के रूप में, आप यहाँ पर पर्यटन के रूप में, यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के रूप में उनको उनकी यात्रा को आसान और सुगम्य बनाएगा। साथ ही अच्छा एक अनुभव भी उन सबको प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उस आयोजन में 3,54,000 करोड़ के विभिन्न देश और दुनिया के निवेशकों ने हमारे साथ निवेश के करार किए थे। और उस करार के बाद लगभग 80,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर भी तेजी से काम होना प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके प्रदेश के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने सख्त नकल का कानून लागू करके नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 3 सालों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 20 सालों में केवल 12-13 हजार लोगों को नौकरी मिल पाई थी, और उसमें भी कई बार मामले आए कि आज इसमें नकल हो गई, इसमें पेपर लीक हो गया, इसमें जो है क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के नौजवानों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून बनाया है। उसका परिणाम है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज उनकी योग्यता प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से हमारे राज्य उत्तराखंड के बच्चे सेलेक्ट न हुए हैं। हर एक को अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक साथ बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों को जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनको चयन का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अवसर इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो योग्य नहीं थे। योग्य भी थे, प्रतिभावान भी थे, क्षमतावान भी थे, लेकिन नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे, उनका चयन हो जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस अपराध को रोका है। हमने उन गरीब माता पिता और के बेटे बेटियों के साथ उनकी जो प्रतिभा क्षमता है, उसके साथ न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका एक आत्मबल बढ़ा है। हर एक के मन में, हर एक माता पिता के मन में भी ये विश्वास हो गया है कि अगर मेरे बेटे और बेटियां
अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो अब कोई ताकत उनकी प्रतिभा और क्षमता को रोक नहीं सकती है। उनके और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं देहरादून की। उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें शनिवार और रविवार को और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और 3000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसी के साथ जिसके कारण तापमान में गिरावट के साथ मैदानी इलाकों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 11 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होगा, जिसके कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि 13 जनवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा लगा हुआ है और पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है। और चलिए इसी के साथ बात कर रहे हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के चलते कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि पार्षद प्रत्याशी रवि जोशी और पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र जीना के अपने शपथ पत्र में कई मुकदमे और सजा संबंधी अपराधों को छुपाने का मामला सामने आया है। इसलिए हल्द्वानी कोतवाली में दोनों पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है, और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है, और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, क्योंकि एक गलत शपथ पत्र देने का मामला है और अभी सजा याफ्ता नहीं है वो, और न ही 2 वर्ष से अधिक की सज़ा है जो निरस्त करने का आधार है, तो उस तरह की सज़ा इनको नहीं हुई है। केवल तथ्य इन्होंने छिपाए हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी के आधार पर एक प्राथमिकी कोतवाली हल्द्वानी में दी गई है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटनाओं में लगातार हो रहे इजाफे के बाद परिवहन विभाग की नींद खुलती नजर आ रही है। नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ ARTO काशीपुर की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ARTO जितेंद्र चंद्र ने जसपुर भूतपुरी मार्ग पर चेकिंग के दौरान कई वाहनों की जांच की। परिवहन विभाग की टीम ने मौके से गुजर रहे कई टेम्पो बसें, मैजिक वाहनों की फिटनेस की जांच की। 2 स्कूली बसों का फिटनेस न होने पर टीम ने 2 वाहनों को सीज भी कर दिया। इसी के साथ ARTO जितेंद्र चंद्र ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वाहन संचालक छोटे छोटे बच्चों के जीवन और भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। नियमों से खिलवाड़ कर संचालित वाहनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई की जाती है। तो हम लोग को शिकायत मिली थी कि नादेही भूतपुरी रोड पे काफ़ी अवैध वाहन चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में हमने कल और आज एक अभियान चलाया था, जिसमें हमें कुछ ऐसे टेम्पो में मिले हैं जिनके 10 साल से टैक्स टूटे हुए हैं। उनको हमने नादेही पुलिस चौकी में बंद किया है, अपनी चेक पोस्ट में भी बंद किया है। और कुछ यहाँ पर शिकायतें ये भी प्राप्त हुई कि स्कूल की बसें और स्कूल के जो वाहन हैं वो भी चल रहे थे गड़बड़। तो हमने आज हम लोगों ने 2 ऐसे वाहन अपने सीज किए हैं जिनके परमिट और फिटनेस उनके और टैक्स उनके पेंडिंग दिखा रहे थे। तो हम वाहन स्वामियों को और जो स्कूल मालिक हैं उनको भी आपकी तरफ से ये एक संदेश बताना चाहते हैं कि क्योंकि बच्चे हम लोग का भविष्य हैं, तो जो ऐसे वाहन जो स्कूल के वाहन होते हैं उनका ठीक टाइम पे फिटनेस कराएं, टैक्स उनका समय पर दें, उनका परमिट ठीक कराएं और इंश्योरेंस ठीक रहे, और बच्चों के लिए वो सुख सुविधा और सुरक्षित उनके लिए भी आने जाने का उनके लिए हो सके।
वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए इन दिनों प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। इसी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 54 लाख से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। इसके साथ ही 9 करोड़ से अधिक की नारकोटिक्स भी पकड़ी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर किए जाने वाले खर्च के लिए भी संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि प्रत्याशियों के खर्च का पूरा डेटा एकत्र कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जा सके। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है। और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके प्रभावी जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है टीमों का गठन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें आबकारी, प्रशासन और पुलिस विभाग के जो टीमें हैं वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं। और अगर मैं आपको अभी तक के अद्यतन डाटा की बात करूं तो जो डाटा हमारे यहाँ कंपाइल अप हुआ है उसके अनुसार अभी जो है 54 लाख प्लस वैल्यू की जो है अवैध शराब, लिकर जो है अभी तक जब्ती की जा चुकी है। ये कार्रवाई जो है पुलिस एवं एक्साइज दोनों के द्वारा की गई है। उनके पृथक आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं। और अगर मैं नारकोटिक्स की बात करूं तो नारकोटिक्स का डाटा जो है आपका 9 करोड़ प्लस का है। तो इतनी जो है अवैध नारकोटिक्स जो है ये अभी तक पुलिस द्वारा सीजर जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी मुस्तैदी से हमारी टीमें काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, और इसमें स्टेट लेवल पर भी जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, पुलिस के स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, एक्साइज के, उनके स्तर से रेगुलर मॉनिटरिंग, टीमों के द्वारा रैंडम चेकिंग और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। और ये एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो कार्रवाई है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि पहली बार एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का तंत्र जो है नगर निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है व्यय प्रेक्षकों की भी तैनाती कर दी जा चुकी है। इनकी 2 तारीख को जो है ब्रीफिंग आयोग स्तर पर हुई थी और ब्रीफिंग उपरांत इन लोगों ने कार्य करना अपना शुरू कर दिया है। ये संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए और उनके साथ प्रत्येक जनपद में जो है सहायक प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। इनके सहयोग से पूर्ण मॉनिटरिंग और निर्वाचन में जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की कार्रवाई आयोग स्तर से की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे चिकित्सकों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू होने से चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है। उधम सिंह नगर जनपद में पिछले लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 7 चिकित्सकों के खिलाफ जल्द ही बर्खास्त की कार्रवाई हो सकती है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर स्वास्थ्य विभाग एक रिपोर्ट भी शासन को भेजने के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए निवेदन भी किया गया है। मामले को लेकर उधम सिंह नगर सीएमओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से जनपद में तैनात 8 चिकित्सक गैर हाजिर चल रहे हैं, जिसमें नोटिस देने के बाद एक डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और अपनी सेवाएं देने लगे हैं। लेकिन अभी भी 7 चिकित्सक गैर हाजिर चल रहे हैं, जिनको बर्खास्त करने के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, ताकि उनकी जगह नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा सके। देखिए, हमारे द्वारा जो है 8 डॉक्टर जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे बिना अनुमति के, उनकी सूचना जो है शासन को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके क्रम में एक डॉक्टर को पुनः जो है नियुक्ति की अनुमति शासन द्वारा दी गई है और डॉक्टर साहब के द्वारा खटीमा में ज्वाइन भी कर लिया गया है। जहाँ तक 7 बचे हुए डॉक्टर की बात है, उनकी अभी प्रक्रिया जो है वो शासन में गतिमान है। इस संबंध में कोई हमें पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि उनको बर्खास्त किया जा रहा है कि क्या आगे कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन संज्ञान में है कि अभी कार्रवाई इसमें गतिमान है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार काम कर रही है। प्रदेश में ड्रग्स के प्रति लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगहों को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस काम कर रही है, जिसको लेकर गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि ड्रग्स के प्रति हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं। प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबलों तक को निर्देशित किया गया है, अगर उनके इलाके में ड्रग्स सप्लाई होती पाई गई और अपराधियों या तस्करों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एनडीपीएस एक्ट में जो भी हमारी जो कार्रवाई जो चल रही है, विशेष रूप से हम हमेशा ड्रग के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। तो समय समय पर हमको मीटिंग्स भी इसमें बताना पड़ता है। तो कंसर्निंग ये जो मैसेज जो है, राइट फ्रॉम द ऊपर से लेके नीचे तक, हमारे कांस्टेबल तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर ड्रग्स रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ उनके अगर थाना क्षेत्र में या उनके नियर बाय में अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो इस पे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज पर। जय हिंद।